ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है और ऐसा कैसे है? ये सभी बातें अपने आप में बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन धरती का सारा ज्ञान, विज्ञान और दर्शन इन्हीं छोटे-छोटे सवालों की देन है। जानने की हमारी इच्छा ही ज्ञान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसीलिए हमें सवालों से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब हमें तुरंत ना मिल पाएं, लेकिन अगर सवाल रहेगा तो जवाब खोज ही लिया जाएगा। आज भी हम आपके लिए एक अहम सवाल का जवाब लेकर आए हैं। उसके अलावा और क्या-क्या होगा खास? आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? अंटार्कटिका में छोटा सा जीव क्यों बना बड़ी चिंता का कारण? कैप्सूलों में भरकर चीन भेजी जा रही चींटियों की स्मगलिंग का पर्दाफाश। और आखिर में मिलेंगे एक नन्हे चाइनीज गोल्डन मंकी से। क्या आपको पता है कि जीवों की रंगों को देखने की क्षमता अलग-अलग होती है? मिसाल के तौर पर हम इंसान जितने रंगों को देख पाते हैं, कुत्तों और बिल्लियों को उतने रंग दिखाई नहीं देते। कुत्तों को दुनिया ज्यादातर नीले, पीले, भूरे और मटमैले शेड्स में दिखाई देती है। वहीं बिल्लियों को लाल, नारंगी और गुलाबी जैसे रंग दिखाई ही नहीं देते। ये रंग उन्हें ग्रे या मटमैले भूरे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन नीले रंग को कुत्ते और बिल्ली दोनों आराम से पहचान लेते हैं। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा सवाल। आकाश नीला क्यों है? जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो सफेद रोशनी दिखती है, लेकिन इस सफेद रंग में इंद्रधनुष के सारे रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। तो दिन में आसमान की ओर देखने पर नीली रोशनी क्यों दिखती है? इसका संबंध हर रंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य से है। आप इसे पानी की लहरों की तरह समझ सकते हैं, जिनमें कुछ मजबूत होती हैं और कुछ कमजोर। इसी तरह लाल रंग की वेवलेंथ अधिक लंबी होती है और नीले रंग की छोटी। ये ऐसे काम करती है। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने से पहले वातावरण में मौजूद हवा से गुजरती है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। जब प्रकाश इन गैसों के कणों से गुजरता है तो बिखरकर सब तरफ फैल जाता है। कम वेवलेंथ वाली नीली रोशनी बार-बार इन कणों से गुजरती है और इधर-उधर फैलती रहती है। लंबी वेवलेंथ वाला लाल प्रकाश सीधा गुजरता है और हमें सूरज के प्रकाश के वो हिस्से ही दिखते हैं जिन्हें हवा छितराती है। तो आकाश का रंग सीधे तौर पर वातावरण की संरचना पर निर्भर करता है। दूसरी गैसें और कण आकाश को किसी और रंग का दिखा सकते हैं, जैसे मंगल ग्रह पर दिन में सब लाल-लाल दिखता है। पृथ्वी पर भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अक्सर आकाश लाल नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य आकाश में नीचे होता है। जिस कोण से हम देखते हैं तो प्रकाश दिन के मुकाबले वातावरण में ज्यादा दूरी तय करके हम तक आता है। क्योंकि नीली रोशनी ऊपर की तरफ छितरी रहती है तो हमें सिर्फ लंबी वेवलेंथ ही दिखती है, यानी लाल, नारंगी और पीली। तो आकाश का रंग वातावरण से तय होता है। इसके बिना हमें सूरज से आता सफेद प्रकाश ही दिखेगा और बाहरी अंतरिक्ष का कालापन। धरती के ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ मौजूद है। वहाँ इंसान तो नहीं रहते, लेकिन जीवन वहाँ भी पनपता है, सांस लेता है। आज चलते हैं अंटार्कटिका की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो वहाँ के इकोसिस्टम की अहम कड़ी है, लेकिन अब वो खतरे में आ चुका है। जब बड़े बड़े हिमखंड नजर आने लगे तो समझिए आप अंटार्कटिक के करीब हैं। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ बर्फीले पानी में उतरी है। वो एक छोटे से समुद्री जीव की पड़ताल करने आए हैं, झींगे जैसा दिखने वाला क्रिल, जो अंटार्कटिक के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। क्रिल बहुत ही छोटा सा जलीय जीव है, लेकिन ये दक्षिणी महासागर में यहाँ पूरी खाद्य श्रृंखला का मूल आधार है। अब हम एक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। हमें कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। इसका मतलब सब कुछ बैन करना नहीं है। उन इलाकों से अत्यधिक दबाव को दूर करना होगा जहाँ जानवर जीवित रहने के लिए क्रिल पर निर्भर हैं। क्रिल की लंबाई लगभग 2.5 इंच होती है और एक क्रिल में 1 ग्राम से भी कम वजन होता है। कई देशों में इन्हें बड़े शौक से खाया जाता है, इसलिए इन्हें व्यापार के लिए खूब पकड़ा जाता है। इतना ज्यादा कि अब अंटार्कटिक के आसपास के इकोसिस्टम के लिए संकट पैदा होने लगा है। आज अंटार्कटिका एक उद्योग की वजह से खतरे में पड़ा है, क्रिल फिशिंग की वजह से, और खासकर एक कंपनी एकर बायोमरीन की वजह से। जितने भी क्रिल पकड़े जा रहे हैं उसमें 60% हिस्सा नॉर्वे की इसी कंपनी को जाता है। याद रखना होगा कि क्रिल हर साल लाखों टन कार्बन को सोखते हैं, यानी देखा जाए तो मैंग्रोव के बराबर ही। इससे पता चलता है कि ये छोटा सा जीव जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ा योद्धा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी संख्या कम हुई तो बहुत से समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। व्हेल, सील और समुद्री पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां अपने खाने के लिए क्रिल पर ही निर्भर हैं। पिछले महीने केन्या की राजधानी नैरोबी के एयरपोर्ट पर एक अनोखा मामला सामने आया, जब 2 लोगों को चींटियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला 2000 से भी ज्यादा चींटियों से जुड़ा है, जिन्हें चीन ले जाया जा रहा था। नैरोबी के एयरपोर्ट पर जब बैग खोला गया तो उसमें 2000 से ज्यादा चींटियां मिली, जिन्हें छोटे-छोटे कैप्सूलों में भरकर चीन ले जाने की पूरी तैयारी थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक चीनी नागरिक चांग केचुंग है और दूसरा है केन्याई नागरिक चार्ल्स मवांगी। अधिकारियों का कहना है कि चीन में इन चींटियों को यौनवर्धक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कुछ लोग इन्हें अपने घरों में पालते भी हैं। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। उन पर 2200 से ज्यादा चींटियों की तस्करी करने का आरोप है, जिनमें 1948 चींटियां मैसर सेफालोड्स प्रजाति की हैं। इन चींटियों की बहुत ज्यादा मांग है। मवांगी को दरअसल 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि उसने चीनी नागरिक केचुंग को 1300 मैसर सेफालोड्स चींटियां बेची हैं और हर एक चींटी के लिए करीब 100 केन्याई शिलिंग वसूले। भारतीय रुपये में देखिए तो एक चींटी के लिए 60 से 65 रुपये। विदेशों में ऐसी एक चींटी की कीमत लगभग $100 तक हो सकती है, यानी तकरीबन 9000 रुपये। और अब आखिर में आपको लिए चलते हैं फ्रांस के बोवाल ज़ू में, जहां एक नन्हे चाइनीज गोल्डन मंकी का जन्म हुआ है। छोटे बच्चे की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी का काम है और ये दोनों मादा चाइनीज गोल्डन मंकी इस बात को अच्छे से समझती हैं। 11 मार्च को फ्रांस के बोवाल चिड़ियाघर में इस बच्चे का जन्म हुआ। ये यहाँ पैदा होने वाला पहला चाइनीज गोल्डन मंकी है। हालांकि ये जगह इन बंदरों के लिए बहुत नई है। करीब 1 साल पहले ही चीन से 2 मादा और एक नर चाइनीज गोल्डन मंकी को यहाँ लाया गया है। बंदरों की ये प्रजाति बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय है। चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहाँ एक चाइनीज गोल्डन मंकी का जन्म न सिर्फ इस प्रजाति के संरक्षण की कोशिशों के लिए अहम है, बल्कि ये फ्रांस और चीन के मजबूत रिश्तों का भी प्रतीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें